Hello students, today this particular video I am making for this particular topic, how to write letters. This particular topic is very important for some certain competitive exams where you have to write descriptive paper. Descriptive means one paper is there tier 1 you know, one paper is tier 2 you know, and after that you have to write a descriptive section. Descriptive where you have to write one letter and one article or kind of paragraph you have to write. So what is the letter writing there? And the same letter that I am going to discuss is required by 12th class students also, 10th class student also, which we call formal letter. Now there are two kind of letters if we say. One is formal letters and then one is informal letters. Now formal where you require formality, say like that, means which is official, and it is informal is which is personal. You know it well. तो फॉर्मल क्या हुआ? वेयर यू रिक्वायर व्हाट? ऑफिशियल. तो किसी एडिटर को लिखें, किसी चेयरमैन को लिखें, किसी कमिश्नर को लिखें, पुलिस इंस्पेक्टर को लिखें, पुलिस कमिश्नर को लिखें या प्रिंसिपल को लिखें, एनी वन द वन हु इज डिग्निटरी, इवन आप अपने बॉस को भी लिखें. व्हाट इज दैट? बैंक मैनेजर को लिखें. दिस आर ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशंस. वहाँ पर आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फॉलो अ डेकोरम ऑफ द लेटर्स एंड यू हैव टू कंटिन्यू दैट वे ओनली. उसमें आप थोड़ा सा भी लिबर्टी नहीं ले सकते लैंग्वेज की. बट व्हेन यू राइट टू योर फ्रेंड्स, तो हिंदी में से बोलते हैं अबे तबे कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा इमोशनल डाल देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की बात भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ इनफॉर्मल लेटर में अलग होता है, लेकिन फॉर्मल में यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नॉर्म कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है. तो अभी हम बात करते हैं आज कि ये फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है. ओके, मीन्स वो फॉर्मल लेटर, अब इसे मानिए कि जो फॉर्मल लेटर है वो लेटर टू एडिटर हो सकता है. मीन्स क्या हो सकता है? वो लेटर टू द एडिटर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, बैंक मैनेजर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, और योर बॉस भी हो सकता है, एंड एटसेट्रा मैनी सर्टन थिंग्स. अब आप समझ गए हो, जहाँ पर डिग्निटरी पोस्ट आर रिक्वायर्ड वहाँ पर हमें ये लेटर टू द एडिटर और ये चेयरमैन सब लिखना होता है. ओके, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? लोग बड़े फॉर्मेट में परेशान है जी. फॉर्मेट सही है, एक फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट होता है, बट इतनी ज़्यादा टेंशन फॉर्मेट की नहीं होती जितना आप लोग करते हो. हाँ, फॉर्मेट होना ज़रूर चाहिए फॉर श्योर, कि फॉर्मेट में फिक्स मार्क्स होते हैं. आउट ऑफ 10 से 2-3 मार्क्स का फॉर्मेट होता है, वो आपको आना चाहिए, वो आना ही चाहिए फॉर श्योर. लेकिन इसके लिए वरी करना जैसा कुछ नहीं है. नाउ इफ आई राइट, पहली बात तो ये कि लेटर हैज टू बी लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए. सब कुछ आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट पे जाएंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट पे जाएंगे. ये बड़ी बात है. ठीक है, 150 वर्ड्स प्लस माइनस 10% इज द एजेंडा. वो आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, एंड दिस 150 वर्ड्स इंक्लूड योर एड्रेस टू द लास्ट वन. ओके, जहाँ पर आप थैंकिंग यू और अपना नाम लिखते हो वहाँ तक 150 हो जाता है. ऐसा नहीं बॉडी है क्या है, ओवरऑल आप 150 मान कर चलिए कि इतना आपने 150 में कंसिडर करना है. ठीक है, नाउ इसमें आपको सैल्यूटेशन का ध्यान रखना है. अपना एड्रेस, उसका एड्रेस तो लिखोगे, सैल्यूटेशन मार्क करना है और एक सब्जेक्ट मार्क करना है. ओके, आई विल टॉक अबाउट दिस व्हेन आई विल राइट द होल थिंग. लेटर में आपको एक लिख के दिखाता हूं कि कैसे कैसे, लेकिन ये पॉइंट्स आप याद रखिए कि इनके ऊपर काम करना ज़रूरी है. सैल्यूटेशन पर, सब्जेक्ट पर. फिर आपका जो, जैसे तकरीबन बुक्स में बॉडी लिखा रहता है, ठीक है, जो ओवरऑल आपका लेटर है, ठीक है,
उस लेटर में काइंडली मेक पैराग्राफ्स। अब लोग कहते हैं जी कितने पैरा बनाए, कोई कहता है 2 बनाओ, कोई कहता है 3 बनाओ। ऐसा कुछ कसम नहीं खा रखी कि 2 बनाने हैं 3 बनाने हैं, बट हाँ 3 to 4 पैरास बन जाते हैं। अब कभी 2 लाइन का पैरा बनता है तो कभी 5 लाइन का पैरा बनता है, वो डिपेंड करता है, बट हाँ 3 to 4 मैक्सिमम में आपका काम हो जाएगा। आप लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा थॉट फ्लो कैसे जनरेट होता है, ये आपने लिखना है, ठीक है। एंड देन आपको रिगार्ड्स लिखना है बाद में, ठीक है, जैसे भी आप लिखेंगे। एंड व्हेन यू राइट दिस लेटर, जब आप लेटर लिख रहे हो, ये सब करते करते जब आप लिखने बैठोगे लेटर, तो सबसे पहले क्या देखना है कि यार मुझे लिखना क्या है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट तो यही है कि जॉट डाउन ऑल दी पॉइंट्स टू बी mentioned in the letter, obviously। अगर कोई of suggestions, if needed, और कोई ऐसा लेटर है जिसमें आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशंस के बारे में भी सोच लीजिए, बट मैक्सिमम 2, ज़्यादा नहीं। बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बस यू जस्ट वांट टू टेल द अदर पर्सन कि यार मुझे पता है कि ऐसे में सजेशन देनी होती है। राइट 2 सजेशंस मैक्सिमम, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मेक अ थॉट फ्लो, I can say a rough sketch in your mind. Now what you have done is, आपको टॉपिक दिया था, आपने टॉपिक देखा, फिर आपने इस टॉपिक पर क्या क्या लिखा जा सकता है वो आपने सारे पॉइंट्स यहाँ लिख लिए। फिर पॉइंट लिखने के बाद आपने प्रॉब्लम बता दी है, जो भी कुछ डिस्कस हुआ था वो बता दिया। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें 1 या 2 सजेशन दी जा सकती हैं तो थिंक ऑफ दी सजेशंस, एंड देन यू हैव टू मेक ए थॉट फ्लो कि यार पहले ये पॉइंट लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखना चाहिए। सो यू जस्ट मेक दी अलाइनमेंट। तो आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो एक बार आपने वो थॉट फ्लो लिख लिया, यू विल गेट अ पीस ऑफ पेपर इन द एग्जाम, उस पर भी कर सकते हैं। पहले एक थॉट फ्लो बना लीजिए, पेंसिल से पूरा एक राइट हैंड साइड पर बनाइए, ठीक है। आई ऑलवेज से जॉट डाउन ऑल द पॉइंट टू बी मेंशन इन द लेटर ऑफ इन द लेटर, ठीक है। अगर आप चाहो तो नोट देम ऑन द पेपर विद द पेंसिल, ठीक है। आप पेंसिल से लिख लीजिए, उस पर ही लिख लीजिए पेपर पे, राइट हैंड साइड पे, कोई मना नहीं करेगा। बल्कि अगर आपने राइट हैंड साइड पे लिखे होंगे और उसको बाद में आप हल्का सा स्लैश कर दीजिए, करने के बाद जो भी चेक करेगा वो पॉइंट्स देख लेगा। एंड वो पॉइंट देखने पर उसे क्या चीज़ समझ आती है, उसे समझ आती है द स्टूडेंट इज़ रियली वेरी क्रिएटिव, प्लानर एंड देन सिस्टमेटिकली थॉट। फिर वो ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं, आपका आराम से समझ आता है कि क्या करना है। ये आप बना लीजिए, फिर आप उसके बाद लिखिए लेटर। जब आप लिखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी से इज write down the letters, avoid cuttings, कुछ कटिंग मत करिए, बिल्कुल भी कोशिश करिए कटिंग ना हो। अगर आपने थॉट फ्लो बनाया है तो कटिंग नहीं होगी, बट आपने थॉट फ्लो नहीं बनाया फिर कटिंग पक्का होगी। और बाय द वे लिखते वक्त आपसे कटिंग हो जाती है। फ्लूड लगाना तो अलाउड नहीं है, ना तो 12th क्लास में, ना 10th क्लास में, ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कटिंग करते वक्त आप सपोज आपने ये वर्ड लिखा है कटिंग, ठीक है, और अब आपने इसको स्लैश करना था। नॉर्मली हमारी आदत ऐसे कटिंग करने की होती है, डोंट डू दैट। जस्ट हल्का सा कट मार दीजिए, बस हल्का सा, दैट्स इट।
लाइट पेन से मारिए, देखिए सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। अब ये सारा लिखा हुआ है ना, मान लीजिए मैंने हल्का सा यहाँ कट कर दिया, आपको दिख भी नहीं रहा कि मैंने कट किया है, लेकिन जब आप पढ़ने आओगे दिख जाएगा कि यह स्टूडेंट ने यहाँ पर लेफ्ट पे कट लगाया हुआ है। यहाँ सपोज मैंने ये सेंटेंस लिखा था, अब मैंने यहाँ पर कट मार दिया, सी दिस। और यही अगर मैंने कट यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा करके मान लीजिए ये यूं कर दिया है, अब आप खुद ही देखो तो क्या दिख रहा है। वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये बेटर है या ये बेटर है। सो नाउ यू नो यार ये क्या करना था। ओके, तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ absurd कटिंग्स। कटिंग हो सकती है फॉर श्योर, लेकिन एक तो प्रॉपर तरीके से करिए, वेरी केयरफुली, लाइट पेन से मार्क करिए। और अगर नहीं तो अगर आप थॉट फ्लो बना लोगे तो कटिंग होएगी नहीं फॉर श्योर, ठीक है। एंड देन underline the keywords with a dark pencil। ओके, आप 2B 3B ले जा सकते हैं, पेंसिल से आप उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पूरा सेंटेंस नहीं, लेट मी से टू यू, पूरा सेंटेंस नहीं, बस उस पॉइंट को। तो मैंने अगर इसको मार्क करना है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, क्या, कीवर्ड्स, बस, बाकी तो हो जाएगा, जो भी पढ़ेगा उसे पता ही चल जाएगा। नहीं, अगर मैंने लिखा है जॉट डाउन ऑल दी पॉइंट्स टू बी मेंशन इन द लेटर, तो बस मैंने जॉट डाउन को अंडरलाइन कर दिया और पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया, बस। तो टीचर को दिखता है अच्छा यार ये क्या पॉइंट है। वो टीचर तो सेम लेटर 50 बार पढ़ रहा है ना यार, तो कितना फोकस कर लेगा, तो ज्यादा फोकस नहीं कर सकता टीचर। आप भी पढ़ेंगे, यू विल ऑल्सो गेट बोर रीडिंग द सेम लेटर टाइम एंड अगेन। सो व्हाट इज डिजायर्ड इज लेट द टीचर सी माई क्रिएटिविटी। हाउ विल ही सी? आप उस पर बोझ मत डालिए उसके दिमाग पर, उसको आप ये वाले पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए। तो जब व्हेन ही रीड्स, पढ़ेगा तो जरूर, लेकिन व्हेन ही रीड्स ही विल फील कंफर्टेबल बिकॉज दीज पॉइंट्स विल अपील। और ये पॉइंट देख लिए, पहले आपने जो साइड पे पेंसिल से लिखा था वो देख लिया, आई थिंक यू हैव इम्प्रेस दी इन्विजिलेटर, द वन हु इज चेकिंग योर पेपर, बस बात बन गई आपकी। ओके, तो दिस इज द वे यू रियली नीड टू प्लान राइटिंग योर लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो लेफ्ट लाइन करिए, 150 वर्ड्स का करिए, सैल्यूटेशन के बारे में ध्यान रखिए, क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर रिगार्ड्स लिखना है, फिर जॉट डाउन ऑल दी पॉइंट्स करने हैं, थिंक ऑफ दी सजेशंस करना है, मेक दी थॉट फ्लो है, फिर राइट डाउन दी लेटर है, अवॉइड कटिंग्स है, आई टोल्ड यू, अंडरलाइन दी की एरियाज है। ओके, ये चीज़ें वो हैं जो वाइल राइटिंग लेटर्स यू रियली नीड टू कीप इन योर माइंड कि मुझे इस तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करना है। ओके, फॉर्मेट में आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई विल राइट वन लेटर, आपको फॉर्मेट पता ही चल जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये सेंडर्स एड्रेस वो एड्रेस, मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, आपको समझ ही आ जाएगा, बट ये चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके, काइंडली नोट दिस मच फर्स्ट ऑफ ऑल। So let me write a letter for you. You will see the format as well. Okay? सबसे पहले सपोज अगर आप ये डायरेक्टर होते हैं तो सबसे पहले देखते नहीं कि ये लेटर कहाँ से आया है। नहीं, आप बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर के 50 लेटर आए होते हैं, सुबह सुबह पहुँचता है, तो सबसे पहले वो सेग्रीगेट करता है लेटर्स को, कौन कहाँ, कौन लोन वाले के पास जाएगा, कौन किसी के पास जाएगा। तो कैसे देखता है? लेटर उठाता है, सबसे पहले क्या देखता है, कहाँ से आया है, अच्छा किसके लिए भेजा है, सब्जेक्ट देखता है। ये नहीं, इसका मतलब सबसे पहले कहाँ से आया, यानी पता चलना चाहिए कि किसने भेजा है। इट मीन्स सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो सपोज मैंने ऐसा लेटर लिखा 1025/14, ठीक है, say like that. I wrote down the address of the sender. ओके, ये मैं लिख रहा हूं तो मैंने अपने घर का एड्रेस डाल दिया। ओके, फिर यहां पर आप एक स्पेस दे दीजिए, फिर यहां पर आप अपना डेट लिखिए। डेट इज से 27 अगस्त, तो काइंडली राइट 27 अगस्त 2020. Okay, or you can write like this, August 27, 2020. Both ways you can write.
क्योंकि कुछ लोग इस वाले लिखने में दिक्कत ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि 7 यहाँ आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं आना चाहिए। तो हम तो ये प्रेफर करते हैं यार ये ऐसे लिखो, कंप्यूटर में भी ऐसे अलाउड है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कहीं पर, काइंडली राइट लाइक दैट। ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें मैं गारंटी नहीं करता हूँ कि वो टीचर को कुछ, हालांकि TH लिखना अब ऑब्सोलीट हो चुका है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट कौन टीचर चेक कर रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हो सकता है वो अपने हिसाब से चले, मुश्किल हो जाता है। तो हम तो बार बार कहते हैं कि यार इसे रहने दो, इसी को यूज़ करिए। अगस्त 27 2020 बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, 27 TH वाला भी मिल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड लेटेस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फॉलो दिस फॉलो दिस फॉलो दिस। ओके, तो ये आपने लिख दिया, डेट डाल दिया। उसके बाद फिर से आपको एक स्पेस देना है, दिया आपने स्पेस। स्पेस इसलिए देना होता है कि सामने वाले की नज़र पड़े उसके ऊपर। अब इकट्ठा चिपका दोगे तो नज़र नहीं पड़ेगी, बस इसलिए लॉजिक है स्पेस देने का। कोई ऐसी राम का नाम है कानून नहीं बना हुआ कि हाँ, वो तो लॉजिकली है यार, आप स्पेस नहीं दोगे तो शायद दिखेगा नहीं, तो इसलिए स्पेस दिया, उसको डेट दिखने लगी। स्पेस दिया तो उसे क्या दिखना चाहिए, किसको एड्रेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली। तो यानी रिसीवर कौन है, तो रिसीवर में हमने लिख दिया द ऑडिटर, से लाइक दैट। ओके, कॉमा नहीं डालते, विल नॉट राइट द कॉमा देयर, ऐसे चलेगा। Then you write the letter to a daily or to a newspaper, whatever is written to you. So to the editor, the say like that. Whether you write it to Times of India or to the Hindustan Times or to Hindu, whatever newspaper you have, write the name of the newspaper. No, वैसे तो उसने दिया ही होता है आप किस शहर के हैं, नहीं दिया हुआ तो आप लिख दीजिए जो भी लिखना चाहे। भाई सपोज मैं न्यू दिल्ली लिख देता हूँ, दैट्स इट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखेंगे बहादुर शाह जफर मार्क ये वो, आपको इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली करके पोस्ट कर देंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पहुंच जाएगा फॉर श्योर। तो इसलिए दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अपने एडिटर को एड्रेस कर दिया, दी मैनेजर को, बैंक मैनेजर को एड्रेस कर दिया, जो भी होगा, दी लाइसेंसिंग ऑफिसर को मैं मेंशन कर दिया, दी पर्सनल मैनेजर को कर दिया, दी HR मैनेजर को कर दिया, कोई भी जैसा लेटर होगा। अभी मैंने एडिटर के लिए लिखना शुरू कर दिया तो मैंने आपको ऐसे बताना शुरू किया। देन फिर आप एक स्पेस दीजिए, ठीक है। फिर आप यहां पर सैल्यूटेशन लिखिए, यानी सर, इसको हम बोलते हैं, ये जो सर है ये बोला जाता है सैल्यूटेशन। मैंने पहले बोला था सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूट करना है, यानी आप उसको किस नाम से संबोधित करोगे, सर, मैडम, ये वो, ऐसे वैसे। कुछ लोग लिखते हैं सर और मैडम, लिख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं लिख सकते, लेकिन लॉजिकल नहीं है। अगर आपने प्रोनाउन मेरे साथ पढ़ा है तो हमने सिखाया था इफ द जेंडर इज नॉट नोन वी राइट सर ओनली। तो सर ओब्लिक मैडम इज नॉट रिक्वायर्ड, आप सर लिखिए। अब शीला दीक्षित आप चीफ मिनिस्टर थी तो हम नेचुरली लिखते थे मैडम, अब केजरीवाल है तो हम सर ही लिखेंगे। अब सर मैडम लिखने का लॉजिक क्या है, नहीं, तो इसलिए आप सर लिखिए। काइंडली नोट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स में लिखा रहेगा। देखो ये लिटरेचर है बॉस, जो मैंने पढ़ाया है, कोई ये नहीं है कि मेरा 100% ही ऐसा ही होगा, रूल से तो नहीं कह सकते, लिटरेचर है। मैंने एक सेंटेंस को ऐसे बोला, अब कोई और कहेगा नहीं जी ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉसिबल है, बट मेरा वाला गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, अग्रीड है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे नहीं लिखा जा सकता, बट डू वी रियली रिक्वायर सर ओब्लिक मैडम? नो, सर इज एनफ। ओके, मोदी जी को लिखो तो क्या लिखोगे, सर ही लिखना पड़ेगा, तो वहां लिखिए सर। हाँ, अब यही बात की कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं जी डियर सर, या कुछ लिखते हैं जी रिस्पेक्टेड सर। बचपन से लिखते आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखा होगा, बचपन से लिखते, कॉमा नहीं डलना है इसके अंदर, कुछ नहीं डलता। लेकिन देखा जाए तो सर तो अंग्रेजों ने बनाई थी ना एक उपाधि, जिसको वो सर कहते थे, तो वो तो ऑलरेडी डिग्निटरी पोस्ट होती थी। इफ यू आर सेइंग समवन सर मीन्स व्हाट, ही इज ऑलरेडी डिग्निफाइड, तो उसके आगे डियर तो लगा ही नहीं सकते, ऑफिशियल लेटर है, डियर का तो मतलब नहीं होता। डियर तो सन या डियर तो डॉटर या डियर तो फ्रेंड हो सकता है, डियर सर तो नहीं हो सकता, नहीं। अब रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है, सर तो ऑलरेडी रिस्पेक्टेड ही है, तो व्हाई डू यू रिक्वायर दैट डियर दिस थिंग, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट मी से, लोग लिख रहे हैं बट वो गलत है।
आप खुद देखिए, मैं तो लॉजिक से आपको बता रहा हूं। अगर आपने सर कह दिया तो वो रिस्पेक्टेड ही तो हुआ, देन व्हाई डू यू रिक्वायर्स एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। ओके, तो ये सैल्यूटेशन आपने लिख दिया सर, फिर बात बन गई। अब इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है। अब नाउ इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है, और जो भी सब्जेक्ट लिखोगे उसको आपको अंडरलाइन करना है। जो भी सब्जेक्ट लिखना है उसको अपने अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ यहां फिर एक प्रॉब्लम है, आई विल कम टू दिस। जब आपने सर लिख दिया और फिर सब्जेक्ट लिख दिया, और उसके बाद सीधा आपने यहां बॉडी लिखनी है, कोई स्पेस नहीं, यहां पर नो स्पेस, नेक्स्ट लाइन से लिखना है। सब कुछ लेफ्ट अलाइंड ही किया था मैंने। ओके, फिर आप इसके अंदर 3 पैराग्राफ बनाएंगे और फिर लिखेंगे। मैं अभी पैराग्राफ लिख कर दे रहा हूं, डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट फॉर यू। 3 पैराग्राफ लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सर लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा। अब इसके ऊपर काफी डिबेट है, इस वाले सेक्शन के ऊपर। क्या? कुछ लोग कह रहे हैं सर पहले लिखो, कुछ कह रहे हैं सब्जेक्ट पहले लिखो। ठीक है, व्हेन आई गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड ऑल, आई फाइंड दिस इज द थिंग रिक्वायर्ड, बिकॉज नीचे जो कुछ भी लिखा गया है ये सर को ही तो एड्रेस कर रहा है, तो पहले सर लिखा जाना चाहिए था, तभी तो सर इसको सब कुछ पढ़ेगा। लॉजिकल तो यही है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, एसएससी एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में, व्हाटएवर एग्जाम, इवन कई स्कूल्स में भी जो स्टैंडर्ड 1947 से चलता आ रहा है वो क्या है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आप, सॉरी मैं वहां बताना भूल गया कि यहां पर स्पेस दो, फिर आप सर लिखो और फिर यहां से बॉडी लिखो। वन थिंग आई फॉरगॉट हियर इज, इन दोनों के बीच में यहां पर एक स्पेस देना होगा। सर, दिस थिंग स्पेस, फिर सब्जेक्ट और बॉडी में कोई गैप नहीं है, सब्जेक्ट स्पेस सर, लेकिन सर और बॉडी में नो स्पेस। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप क्या लिखते हैं। नॉर्मली ये आपको मिलेगा, बट जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट की तरफ जाओगे ये आपको मिलेगा। तो आई से सीजीएल जैसा एग्ज़ाम है या स्कूल वाला एग्ज़ाम है तो आप इसे प्रेफर करिए। दोनों मिलेंगे, लेकिन प्रेफर क्या करना है, कोशिश करिए आप ये लिखिए, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर सर लिखिए, फिर बॉडी लिखिए, फिर लिखते चले जाइए। ओके, तो ये एक इनिशियल स्ट्रक्चर है। अब रह गया हमारा बॉडी लिखना। बॉडी में 3 पैराग्राफ बनाने थे, वो क्या लिखना है, ये एक मेजर सेक्शन है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके आगे, प्लीज़। यस, व्हाट टू राइट, आपने सर लिख दिया था, उसके बाद आपने लिखना था क्या, पहला पैराग्राफ अगर आप लिखें तो पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए थ्रू दिस Now, when we write through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw
द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, बिकॉज हम लेटर एडिटर को लिख रहे हैं, जब वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करता है तो फिर वो डिपार्टमेंट के लोग पढ़ते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उनको फिर एक समझ आती है कि फ़लाँ जगह पर ये ज्यादती हो रही है, वहाँ के ऑफिसर काम नहीं कर रहे। तो यानी ये आप अटेंशन किसकी, योर अटेंशन नहीं, एडिटर की अटेंशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की। तो इसलिए हमने लिखा ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स, आप इसको लिखिए द plight and misery of the residents of, हमने वहाँ एड्रेस में कौन सा नगर डाला था, आई डोंट रिकॉल, से रामनगर, जो भी एड्रेस डाला होगा उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। तो द मिजरी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ रामनगर, किस लिए, ड्यू टू एक्यूट scarcity of electricity in the area। ओके, सर से पहले सब्जेक्ट लिखना था, वो हमने सब्जेक्ट बाय द वे नहीं लिखा, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहो तो सब्जेक्ट आपको लिखना चाहिए था पहले, वो लास्ट स्लाइड में लास्ट पेज पर हमने नहीं लिखा। अगर आप इससे पहले लिखोगे तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या लिखते, कंप्लेंट regarding shortage of इलेक्ट्रिसिटी, और इसको आप अंडरलाइन कर रहे थे, फिर आपने यहाँ पर एक स्पेस दिया था, फिर आपने सर लिखा था, फिर ये आपने पूरा बना दिया। What I've tried to do is कि मैंने यहाँ पर जो सभी लिखते हैं attention towards the acute shortage of electricity, I have tried to do is कि मैंने यहाँ पर एक plight and misery डाला है, फिर मैंने scarcity of electricity डाला है, ठीक है। और पहले पैराग्राफ में मैंने अपनी बात नहीं की है, as a representative of Ramnagar colony, I am writing on their behalf as the representative and it makes sense। अगर आप अपनी तरफ से ज़्यादा लिखोगे आई करके तो वो प्रोफेशनल नहीं रहता, वो पर्सनल हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप इस तरीके से उसका वीव करना शुरू करिए। ओके, तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाता है। फिर आप यहाँ पर एक स्पेस दीजिए, फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना है प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, अब लाइट जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, यू कैन राइट अबाउट दैट कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स गोइंग थ्रू, लेकिन यू डू नॉट हैव टू राइट कि मेरा फ्रिज नहीं चल रहा और जी मैं नहा नहीं पा रहा और ये है। काइंडली डोंट राइट लाइक दैट, दैट इज रियली वेरी सिली। ओके, कि जी पेपर आने वाले हैं, बच्चों को मोमबत्ती जला के पढ़ना पड़ रहा है, हमने तो टैक्स दे रखे हैं, तुम क्या कर रहे हो। यार भड़ास नहीं निकालनी है, आपने अपना काम करना है। ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, यू हैव टू प्रेजेंट योर केस टू द अदर पर्सन, अपील लगा रहे हैं काइंड ऑफ थिंग। अगर आप ज़्यादा गर्मा गर्मी दिखाओगे वो फाइल में नीचे लगा देगा कागज़, फिर चक्कर मारते रहना। आपको काम करवाना है ना, तो यू हैव टू राइट इन ए वेरी डेकोरेटिव इन्फ्लुएंसिव वे, जो हर्ट भी ना करे और बात को प्रेजेंट भी कर दे। नहीं तो ऐसे बोलेंगे, तो मैं ऐसा लिखूंगा, ड्यूरिंग long hours of power cut, the residents have to go through untold सफरिंग्स। आप ये लिखिए, ठीक है ना।
they go through sleepless nights and have to bear the wrath of mosquitoes. ओके, फिर आप लिखिए द स्टूडेंट्स एंड द ओल्ड आर द वर्स्ट sufferers. Suffer. Okay, the students and the old are the worst sufferers. आपने कह दी अपनी बात की बच्चों को दिक्कत हो रही है, बूढ़ों को दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, तो आपने बात क्या दी है और क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है घर के काम सारे रुक जाते हैं, ये आप कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लेकिन वो घर के काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस केस में इरादे से आप लिखते थे the miscreants have their field day during डार्क आवर्स, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चोरी चकारी का खतरा हो जाता है। ठीक है, ये भी होता ही है। फिर आप लिख सकते हैं household equipment and gadgets are at risk due to irregular power supply. So what I have tried to do is I have tried to write all the problems and I have not dragged any problem to the next sentence. मैंने एक सेंटेंस में एक प्रॉब्लम लिखी है, दूसरे सेंटेंस में दूसरी प्रॉब्लम लिखी है, तीसरे प्रॉब्लम में तीसरे सेंटेंस में तीसरी प्रॉब्लम लिखी है, और मैंने ये नहीं लिखा जी मेरे यहाँ ये हो जाता है, जी मैं मर रहा हूँ, मैं ये हो गया, जी गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं लिखा है। सिंपल ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टेट से सेंटेंसेस लिखे हैं वन आफ्टर द अदर। आई हैव रिटन 4-5 प्रॉब्लम्स विच आर रिक्वायर्ड, विच आर नॉर्मली देयर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। सो देयर यू आर। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, लेफ्ट हैंड साइड पर भी अगर आप मेरा देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैंने एक प्रॉपर गैप मेंटेन किया है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर भी आपको एक गैप मेंटेन करना चाहिए। लिखने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि यार ये पहाड़ ना बन जाए। देखिए बिल्कुल जैसे आप कंप्यूटर पे राइट अलाइन करते हो, बिल्कुल वैसे लिखते वक्त आपको देखना है कि यार ये यहाँ ना करूँ, ये नहीं। कुछ लोगों का ये एक वर्ड यहाँ जाता है, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है। दिस इज सो स्टूपिड। ओके, जो एसएससी वाला उसको तो बॉक्स दिए ही होते हैं, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं, लेकिन दूसरे लोग भी तो लिख ही रहे हैं। आप कैट में भी तो लिखोगे, कहीं और भी तो लिखोगे लाइफ में, वो बहुत ही वियर्ड होता है कि आप इधर उधर लिखते हो। काइंडली ट्राई राइट इन ए प्रॉपर फैशन की यार वो एक देखने में बिल्कुल एकसार लगे। प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने अपनी प्रॉब्लम लिखी। अब इसके बाद हमें लिखना है सजेशंस। काइंडली नोट दिस, आई विल राइट द नेक्स्ट पेज फॉर यू। Now we have written two things, introduction, then we written the problems. दो सजेशन बता दें, तो एक पैराग्राफ जो आपने लिखा था उसके बाद आप स्पेस दे देंगे। जो मैंने अभी दूसरा पैराग्राफ में लिखा था उसके बाद एक स्पेस दे दीजिए, नया पैराग्राफ लिखिए। क्या
आपने लिखा डिफेक्टिव केबल्स एंड फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर्स नीड टू बी रिप्लेस्ड इफ एनी. ओके. एंड सेकेंड, इफ पावर कट इज अनअवॉइडेबल, आप कुछ कर तो सकते नहीं, कभी प्रॉब्लम आ गई तो कट भी करना पड़ सकता है. द रेजिडेंट्स must be pre-informed of the same. दो सजेशन दे दी भी हमने. अब ये तो कह नहीं सकते कि भाखड़ा लंगल से हमारी कॉलोनी तक तार डलवा दो. ये तो नहीं कह सकते तुम्हें ऐसा करना चाहिए. चाहिए लिखोगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, प्रॉब्लम हो सकती है. हिंदुस्तान में आपको पता काम कैसे हो रहा है. आप उसे चाहिए मत लिखिए. चाहिए लिखना बनता भी नहीं. आपको लिखना चाहिए डिफेक्टिव केबल्स एंड नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, नीड टू बी रिप्लेस्ड इफ एनी. हल्के में अपनी बात प्रेजेंट करिए. भाई अगर ऐसा कुछ है तो काइंडली डू दिस. यार रोज रोज प्रॉब्लम आती है, आप ऐसा तो कह ही सकते हैं. और फिर अगर लाइट जाना जरूरी है तो कम से कम यार मैसेज करके बता दो. कितने घंटे लाइट नहीं आएगी, आदमी कुछ और कर लेगा. ये तो किया ही जा सकता है. ये आपने अपनी तरफ से दो सजेशन बता दी. दिस टेल्स द रीडर, जो आपका टीचर चेक कर रहा है उसे समझ आता है कि आप थोड़ा इस सजेस्टिव टोन के हैं. प्रॉब्लम से तो सभी रोना रोते हैं, लेकिन आप सजेशन के साथ आ रहे हैं. और अच्छा लीडर वही होता है जो सजेशन के साथ आता है. प्रॉब्लम के साथ तो सारी दुनिया ही आती है. नहीं तो आपने सजेशन के साथ आ गए. अब इसके बाद आपने क्या किया था? आपने भी तो कुछ किया होगा. नहीं, आपने सीधा लेटर लेके पहुंच गया एडिटर के पास. आपने भी तो अपने एरिया में कुछ काम किया होगा. प्रॉब्लम आई थी तो क्या किया आपने? तो आप लिखेंगे डेलीगेशन फ्रॉम द सोसाइटी मेट द कंसर्न्ड. अब देखो जब मैंने कंसर्न लिखा है, मैं ऑफिसर लिखूंगा तो बाहर चला जाएगा. ओके. तो यानी मुझे क्या करना चाहिए? लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए था मेट दी कंसर्न्ड ऑफिसर इन दिस रिगार्ड हु गेव tall promises that proved hollow. आपने अपनी तरफ से किया, आप गए, बंदे ने प्रॉमिस करता रहा, काम नहीं हुआ, तो फिर आप मजबूर हो गए. तो अब आप लिखिए वी आर रिजॉर्टेड टू. डोंट से वी आर फोर्स्ड टू, वी आर कंपेल्ड टू. नहीं, वी आर रिजॉर्टेड टू. रिजॉर्ट का मतलब होता है लास्ट रिजॉर्ट. आपने सब कोशिश कर ली, उसके बाद रिजॉर्ट होता है. ओके. तो बेटर वर्ड इज रिजॉर्ट. वी आर रिजॉर्टेड टू ब्रिंग दिस मैटर टू लाइट थ्रू यू. हो गया. तो अब आपने जिम्मेदारी एडिटर पर डाल दी. समझ आता है? ठीक है. अच्छा, अब आप एंड करेंगे तो एंड कैसे करें? फिर यहां पर एक स्पेस दीजिए. लिखिए होप दिस लेटर ऑफ माइन finds a suitable place in your columns so that the
indifferent and callous officers will rise from their slumber and do the needful at the earliest. अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर रिजॉर्टेड टू को अंडरलाइन कर दिया, आपने डिफेक्टिव केबल्स को अंडरलाइन कर दिया, फॉल्टी ट्रांसफर्स को अंडरलाइन कर दिया, फिर आपने टॉल प्रोमिसेस को कर दिया और फिर प्रूव्ड हॉलो को मेंशन कर दिया। ये आपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। फिर आपने इनडिफरेंट एंड केयरलेस ऑफिसर्स को कर दिया, राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर को मेंशन कर दिया। ये वो लाइंस हैं जो टीचर को अट्रैक्ट करेंगी आपका लेटर पढ़ते पढ़ते। ओके, स्लम्बर एंड डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, आपने लेटर ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा कि आप अपना एंडिंग लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर आप स्पेस देंगे, फिर आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। ओके, योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, यू नो इट वेल। और यहाँ पर आप अपना नेम लिख देंगे, बस हो गया। अगर आप किसी कंपनी की तरफ से लिख रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लिख रहे हो और आपका कोई डेजिग्नेशन है, तो इसके नीचे फिर आप ब्रैकेट में आप अपना जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे, वो आप कैपिटल में लिखेंगे। बट अगर जनरल लिख रहे हो तो आप जनरल लिखेंगे। ओके, मैंने अंडरलाइन भी करके दिखाया है जो मैं मेजर पॉइंट्स टीचर को दिखाना चाहता हूं कि यार ये मेरे मेजर पॉइंट हैं। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ भी लिखे थे और देखो अभी भी मैंने ये लेटर राइट हैंड साइड पर सेम अलाइन रखा है, लेफ्ट में भी सेम अलाइन रखा है, बीच में स्पेसिंग दी है। Now when you write such a letter in an exam, it really attracts the teacher. She is bound to look into the thing कि क्या लिखा है बच्चे ने, वो सब कॉपी चेक कर रही है, लेकिन जब आपकी कॉपी में आएगी she will definitely see wow what a thing. ओके, नाउ सेम अगर ये एसएससी का पेपर होगा तो उसमें भी बॉस आपको बॉक्स बने होंगे, बॉक्स में लिखना है, 1 by 1 आपको लिखना है, प्रेजेंट आपको ऐसे ही करना है। अब जब आप कोई और वीडियो देखते हो या कोई और टीचर पढ़ा रहा होता है, वो बताता है ये बॉडी लिखो, ये लिखो, वो लिखो, फॉर्मेट हो गया। मैं बॉडी में लिखूं क्या, लिखना कैसे होता है, ये कोई नहीं बता रहा। तो ये बताने की कोशिश करी है कि भैया एक लेटर ऐसे लिखना है। अब आपकी वो चेक हो जाने की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो यार एक माहौल बनाना होता है, थॉट फ्लो सेट करना होता है। यानी पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रॉब्लम बताएंगे, फिर सजेशन बताएंगे, फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे। लेटर टू लेटर वेरी कर जाएगा, बट आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ द टफेस्ट लेटर कि भाई यही आता है। ये 12th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 11th वाला भी देख रहा है, 10th वाला भी देख रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू राइट something like this in an official manner, which is nothing like कि आई करके नहीं होना चाहिए। Hope you have understood. Kindly learn this. I will take up this particular thing, the other letter, that is informal letter, in the next class. Thank you very much for watching. God bless you.